अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर एजुकेशन। आज हम मैथ 401 के उस फाइल को डिस्कस करेंगे जिसमें आपके मिड टर्म के ऑब्जेक्टिव में मोस्टली एमसीक्यूज आ रहे हैं। ठीक है, तो आपका ऑब्जेक्टिव फाइल की वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। तो हम जस्ट इसको स्टडी ही नहीं करेंगे बल्कि इसके कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, क्योंकि मैक्सिमम जो है वो यही क्विज़ रिपीट हो रहे हैं, लेकिन सेम एज यही नहीं होते, इससे रेलिवेंट होते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपने सारे जो है वो क्विज़ 100% अटैम्प्ट कर सकें। तो स्टूडेंट्स, वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। चलते हैं सर अपनी वीडियो की तरफ। इसमें हमने सबसे फर्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है। रोम्स्केन ऑफ द फंक्शन yc इज इक्वल टू c1 प्लस c2 cos x प्लस c3 sin x इज़। अब ये रोम्स्केन फंक्शन हमने कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ये हम देखते हैं इसका मेथड। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, जो वैल्यू आपकी गिवन है और उसमें रोम्स्केन फंक्शन का आपको कहा जाए तो वो हम इस तरह फाइंड आउट करते हैं। देखिए हमारे पास जो है वो गिवन वैल्यू है c1, c2, c1 है, c2 है, cos x, c2 cos x और c3 sin x। ठीक है, अब आपने ये वैल्यूज राइट कर ली है, आपने इनका डिटर्मिनेंट लेना है। लेकिन याद रखिएगा कि जब भी आपको रोम्स्केन फंक्शन का कहा जाए उसमें ये होता है कि आप सबसे पहले आपके पास एफ ऑफ एक्स की आप यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं, फिर आप जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, अब इनका जो आप डेरिवेटिव लेंगे वो आपने नीचे लिखना है। ठीक है, यानी एफ प्राइम एक्स और जी प्राइम एक्स। तो ये जो है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। बाकी अब इसके थ्रू हमने जो है इसको सॉल्व करना है। देखिए स्टूडेंट्स, c1 हमारे पास कांस्टेंट है, अगर इसका हम डेरिवेटिव लेंगे हमारे पास 0 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है c2 cos x। अब ये हमारे पास c2 तो कांस्टेंट आ गया, अब cos x का डेरिवेटिव हमारे पास होता है माइनस साइन x। इसी तरह c3 हमारे पास कांस्टेंट है और sin x का डेरिवेटिव हमारे पास आएगा cos x। अब सिंपली आप लोगों ने क्या करना है कि ये तो हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा टर्म। ठीक है, आपने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई होगी और ये वाली जो है आपने इससे मल्टीप्लाई करना है। अब cos x को cos x के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आता है cos स्क्वायर x, ऐसे ही माइनस, अब sin x को sin x के साथ किया तो ये हमारे पास आएगा माइनस साइन स्क्वायर x। अब माइनस क्योंकि इसके साथ था इसलिए हम माइनस साइन स्क्वायर x लिखेंगे। अब मैं c इस वजह से राइट करी क्योंकि ये कांस्टेंट है हमारे पास। अब cos x cos स्क्वायर x है और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। ठीक है, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। ये आप लोग स्टार्ट से पढ़ते आए हैं कि cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x हमारे पास जो है वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हमारे पास जो है 1 ऑप्शन में मौजूद है। देखिए स्टूडेंट्स, ये सेकंड ऑप्शन 1 है, ये आपके पास करेक्ट आंसर है। तो इस तरह हम रोम्स्केन फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं हमारे पास कौन सा है। नेक्स्ट उसने कहा द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड इन दिस सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 40 साइन इंटू 70 प्लस 4 इज। अब 40 है, 40 हमारे पास मैक्सिमम डिस्टेंस होता है। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है कि मैक्सिमम डिस्टेंस, जो कि हमारे पास 40 यहाँ पे है। ठीक है, और इसकी जो हमारे पास एक इक्वेशन बनती है ना, वो x इज इक्वल टू ए टी इंटू ए साइन इंटू ओमेगा टी प्लस 5 होती है। चलिए वो तो इसके इक्वेशंस के इक्वल होती है, उसको आप छोड़ें, वो आप जब अगर एमसीक्यूज आया तो उसको मैं बता दूंगी। लेकिन आप यहाँ पे देखिए हमारे पास एम्पलीट्यूड की बात हुई है, मैक्सिमम डिस्टेंस होता है और वहाँ पे आपके पास जो है वो 40 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी मैंने अभी आपको इक्वेशन जो बताई है वो राइट करके बता देती हूँ। वैसे हमारे पास जो इक्वेशन होती है ना इसकी, वो ये होती है ए साइन ओमेगा टी प्लस 5।
अब ए जो है वो एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे अगर इस इक्वेशन को हम कंपेयर करें जो कि हमारे पास गिवन है 40 साइन 70 + 4, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पे एम्पलीट्यूड 40 है, तो आपकी जो है इसका करेक्ट आंसर 40 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स डिग्री पूछा गया है, हमेशा आपने याद रखनी है। जो कि हमारे पास डेरिवेटिव होते हैं ना, नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स, उसको हम कहते हैं कि ये ऑर्डर है। डिग्री हमारे पास होती है जो कि देखें हमारे पास पावर जितनी है, जितनी पावर होगी उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास डिग्री है, और जितने डेरिवेटिव्स होंगे उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास, अब देखिए यहाँ पे डेरिवेटिव 2 है। अगर यहाँ पे पूछा जाता कि आपके पास ऑर्डर कितने हैं तो आपने कहना था कि 2 है। अब आपसे पूछा गया है कि आपके पास डिग्री होती है किसी भी इक्वेशन की पावर। अब इस इक्वेशन की मैक्सिमम पावर हमारे पास 2 आ रही है, ठीक है। तो इसका लिए राइट आंसर आपके पास 2 आएगा। जस्ट आपने इसमें अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं। नेक्स्ट उसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्वेशन ऑफ पेंडुलम। पेंडुलम की इक्वेशन ये आपने रट्टा मार लें कि आपके पास इसमें सेकंड डेरिवेटिव लिया जाएगा, ठीक है, और ये वाली हमारे पास होती है, तो ये आप अच्छे से याद कर लें, इम्पोर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। इसको आपने सॉल्व करना है कि ये हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, नॉन एग्जैक्ट है, होमोजीनियस है और सेपरेबल है। तो ठीक है, हमने इसको सॉल्व करना है। हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है हम उसको राइट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका हमने फाइंड आउट करना है कि ये एग्जैक्ट है, नॉन एग्जैक्ट है, ठीक है। ये आपने ध्यान से समझनी है, इससे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे। देखिए जो हमारे पास इक्वेशन है x² - 2x + 2y² × dx + 2xy dy = 0। अब यहाँ पे जो हमारे पास dx वाली टर्म है इसको हमने m के इक्वल रख लेना है, और जो हमारे पास dy वाली टर्म है वो हमारे पास n के इक्वल होगी, ठीक है। और आपने ये इक्वेशन वैसे भी याद कर लेनी है, हमेशा m को जब हम डेरिवेटिव करते हैं वो विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं, ठीक है। m विद रिस्पेक्ट टू y होता है, लेकिन जो हमारे पास n होता है वो विद रिस्पेक्ट टू x होता है, ठीक है। यानी n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं। तो ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन है और इसके जो है अकॉर्डिंगली हमने सोल्व करना है, तो आपने इसको याद कर लेना है। अब देखिए हमारे पास जो है यहाँ पे m आगे फर्स्ट इक्वेशन को, यानी dx वाली टर्म को आपने m राइट करना है। अब इसको जो है डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। यहाँ पे आप देख सकते हैं my, तो आप इसको राइट करेंगे m/y राइट कर ली, ठीक है। अब देखें क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y करना है इसलिए हम y वाली टर्म को डेरिवेट करेंगे और x वाली को आपने जो है वो स्किप कर देना है। तो यहाँ पे 2y का स्क्वायर है, तो ये आपके पास आ जाएगा 4y, और इसी तरह यहाँ पे n है। अब n यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो आपने इस टर्म को लिखना है dn/dx, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू आप x करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 2xy आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं हमारे पास ये दो क्वेश्चंस का सलूशन आया है जो कि इक्वल नहीं है। अगर तो ये इक्वल होता तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास एग्जैक्ट सलूशन है, ठीक है। जिस तरह ये दोनों इक्वल हों तो हम कहेंगे ये एग्जैक्ट है, अगर ये इक्वल नहीं होंगे तो हमारे पास ये नॉन एग्जैक्ट होता है। तो ये इसका थोड़ा सा कंसेप्ट था। देखिए अब दोनों के जो अंश हैं वो इक्वल नहीं आ रहे, ऐसा ही है, तो आप जो है इसको कहेंगे कि ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट नहीं है, यानी नॉन एग्जैक्ट है। तो अब इसका हम देखते हैं कि एमसीक्यूज में हमारे पास आंसर यही आता है, नॉन एग्जैक्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी, इसको हमने सोल्व किया है, इसका आंसर हमारे पास नॉन एग्जैक्ट आ गया। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है
बर्नौली इक्वेशन का। आपने इसमें बर्नौली इक्वेशन भी याद रखनी है, ठीक है। देखें, बर्नौली इक्वेशन हमेशा जो है यहाँ पे आपने याद रखनी है कि यहाँ पे आपके पास y का स्केयर में कुछ होगा, ठीक है। तो आपने यहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बना लें कि अगर y के स्केयर में होगा तो वो हमारे पास बर्नौली इक्वेशन आएगी। तो ये वाला जो है वो बहुत ज़्यादा MCQs आ रहा है, तो इसको आप अच्छे से देख लें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, इसको हम समझते हैं, इन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म y f(xy) dx plus xt into xy dy is equal to 0 with xm minus ny does not equal to 0, then the integrating factor is। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने देखना है। वो स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने का थोड़ा सा प्रोसीजर है, लेकिन क्योंकि हमारे पास MCQs में टाइम कम है तो इसका आप जो है वो थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट सा कंसेप्ट बताऊंगी। देखिए, हमारे पास है xm माइनस ny डज नॉट इक्वल टू 0। तो आपने फर्स्ट टर्म देखनी है कि हमारे पास जो है डिवाइड में अंश, जो हमारे पास अंश आएगा ना वो माइनस में ही हो, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास इसमें म्यू इज इक्वल टू, या आप यू कह लें 1/y n माइनस एक्स एम। यहाँ पे माइनस तो है लेकिन सेम एज ये वाली नहीं है। यहाँ पे हमारे पास है एक्स एम माइनस वाई एन और यहाँ पर है वाई एन माइनस एक्स एम, तो इसलिए ये हमारे पास अंश नहीं बनेगा। सेकंड में प्लस क्या है, तो ये तो बिल्कुल नहीं बनता। अब थर्ड में देखिए नंबर पे आप देख सकते हैं 1/xm माइनस वाई एन, और यहाँ पे भी देख सकते हैं सेम टर्म है, तो हमारे पास इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये बन जाएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड और भी इतने MCQs हैं। यहाँ पे अगर प्लस होगा तो आपने देखना है कि सेम एज टर्म वही हो जो कि 1 के डिवाइड में आ रही हो, तो वो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, ठीक है। MCQ जो है इसका टाइम कम होता है, हमारे पास शॉर्ट होता है, तो अगर हम इसको सॉल्व करने बैठ गए तो काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। तो आप ये थोड़ी सी निशानदेही यहाँ पे माइंड में रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास इसमें जो है देखें, वही से मैंने जिस तरह बताया है, इफ़ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस एंड xm प्लस वाई एन डज नॉट इक्वल टू 0, देन द इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन। देखिए, ये वाला सेम ऐसे ही है, हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट है, ठीक है, 1/xm प्लस वाई एन। अब ये क्यों है, क्योंकि हमारे पास ये वाला सेम फैक्टर है, फंक्शन हम कह लें वो नीचे आ रहा है, तो सेम होना चाहिए 1 के। बाकी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे उन्होंने पार्शियल डेरिवेटिव लिया हुआ है, ठीक है। इसी तरह नीचे जो है इन्होंने माइनस में कर दिया। नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट सोल्यूशन ऑब्टेन फ्रॉम द सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट थोड़ा इस तरह है कि y³ माइनस 1/x, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे उसने कहा कि कितने कॉन्स्टेंट्स हैं, यहाँ पे हमारे पास जो है वो 1 कॉन्स्टेंट है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर आई होप 1 होगा, बट इसको आप फिर भी कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स ने कहा कि dy/dx इज इक्वल टू एक्स दैन y इज इक्वल टू, देखें हम जो है अगर डेरिवेटिव लेते हैं x का विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। dy/dx, इसका हमने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, सॉरी इंटीग्रेशन करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। ऐसे ही यही हमारे पास इक्वेशन है ना। अब इसको इंटीग्रेट अगर हम करें, x की इंटीग्रेशन करें, अब देखें x की इंटीग्रेशन हमारे पास होती है x²/2, ऐसा ही है x²/2, और हम इसमें प्लस कांस्टेंट भी करते हैं। तो आपके पास ये आ जाएगा y इज इक्वल टू x²/2 प्लस c। अब देखिए यहाँ पे आपके पास अंश है, ये आपके पास फर्स्ट अंश है x²/2 प्लस c, तो इसको हमने जस्ट इंटीग्रेट किया है, तो इस तरह आ गया हमारे पास अंश। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ये है टू कन्वर्ट द नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन दी गई है इन अ वेरिएबल सेपरेबल फ्रॉम वी यूज द सब्स्टिट्यूशन। हम कौन सा इसमें सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये इक्वेशन है, देखिए अगर आप 2x प्लस 3y को लें तो अगर ये दोनों से डिवाइड हो सकता है, ऐसा ही है, 2 are 4, 2 3 are 6, तो हमारे पास इसका एग्जैक्ट जो है वो डी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है इन एक्सपोनेंशियल मॉडल, ये भी फॉर द पॉपुलेशन ग्रोथ, ये भी आ सकता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ को क्या कहते हैं। इसका सेकंड नाम एक्सपोनेंशियल मॉडल होता है,
तो आपने माइंड में रखना है पी टी इज इक्वल टू पी नोट एक्सपोनेंशियल के टी इफ़ के लेस देन हो 0 से, देन लिमिट टी अप्रोचेस कर रहा है इन्फिनिटी को पी टी। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने एक बार यहाँ पे याद रखनी है, अगर आपके पास के लेस देन होगा 0 से तो आपके पास ये एक्सपोनेंशियल मॉडल जो है वो ग्रोथ के लिए तो ये आपके पास 0 होगा। अगर के ग्रेटर होगा तो इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो ये छोटा सा इसमें कॉन्सेप्ट है, इस तरह के जो है वो एमसीक्यूज आते हैं। अगर के लेस देन होगा 0 से तो हम कहेंगे कि ये 0 होगा, अगर के ग्रेटर होगा तो ये इन्फिनिटी में चला जाएगा, तो इसका आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास सेकंड आ जाता है इन एक्सपोनेंशियल मॉडल फॉर द पॉपुलेशन ग्रोथ, जो कि मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे के ग्रेटर देन है 0 से, ऐसा ही है, तो ये हमारे पास इन्फिनिटी तक जाएगा। द कांस्टेंट सोल्यूशन फॉर द लॉजिस्टिक इक्वेशन, ये आपके पास एक लॉजिस्टिक इक्वेशन है, इसका कांस्टेंट सोल्यूशन देखिए, ये हमारे पास इक्वेशन है p इंटू ए माइनस पी पी। ऐसे ही इसको ज़रा हम सॉल्व करते हैं। p इंटू ए माइनस पी पी, यही इक्वेशन है। सॉरी, यहाँ पे p आएगा हमारे पास। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जहाँ पे p, अब इसको अगर हम इक्वेशन को 0 के इक्वल ले लें, ठीक है, सपोज किया कि ये हमारे पास 0 के इक्वल है, तो p हमारे पास ऑटोमेटिकली 0 के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम a की वैल्यू निकालना चाहें, a माइनस पी पी इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास a इज इक्वल टू b ओवर a इज इक्वल टू बी पी आ जाएगा, ठीक है। हम देखते हैं कि इन्होंने अंश में हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ निकाली हैं। यहाँ पे क्योंकि हमने लॉजिस्टिक इक्वेशन दी गई है और दोनों p की वैल्यूज़ निकालनी है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से p की वैल्यू निकालना बहुत इजी है। p तो a ओवर b आ जाएगा, ऐसे ही है। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं हमारे पास जो p की एक वैल्यू, तो हमारे पास आ गई p इज इक्वल टू 0, ऐसा ही है। और दूसरा हमारे पास p इज इक्वल टू a ओवर b, तो ये हमारे पास इस तरह इसकी वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी थी। तो आपने यहाँ पे देख सकते हैं नोट्स में, तो हमारे पास इसमें इसका एग्जैक्ट आंसर जो है वो b आ जाएगा, ठीक है। p इज इक्वल टू 0, p इज इक्वल टू a ओवर b। नेक्स्ट उसने कहा कि इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑन आई, तो ये थोड़ा सा याद रखने वाला है। यहाँ पे आपने याद रखना है कि ऑन स्क्रीन फॉर ऑल एक्स इन द इंटरवल आई, ये हमारे पास इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब इसको हम कह सकते हैं कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास कंसेप्ट आता है एनिहिलेटर ऑपरेटर का, तो इसको भी हम समझते हैं। स्टूडेंट्स, अब 1 से 2 कंसेप्ट ऐसे रह गए हैं, अगर वो भी आपके क्लियर हो जाते हैं तो इंशाल्लाह आपका ये 100% पेपर अटैम्प्ट हो सकता है, ठीक है। तो आप ये वीडियो को जो है वो स्किप ना कीजिएगा, पूरी देखिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो इसमें हमारे पास जो अब देखना है एनिहिलेटर ऑपरेटर। एनिहिलेटर का मतलब भी स्ट्रेस होता है ख़त्म कर देना, ठीक है। तो एनिहिलेटर का आपने वैसे मीनिंग याद रख लेना है, तो वहाँ से आपको याद रहेगा। ख़त्म कर देना यानी हमने ऐसे फंक्शंस, यानी ऐसे हमने बार बार उनकी डेरिवेशन करनी है, या उसमें वो वैल्यूज़ ऐसी पुट करनी है कि वो जो हमारे पास गिवन फंक्शन है वो ख़त्म हो जाए। देखिए हमारे पास जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, ठीक है। इसको अब हम सॉल्व करते हैं। जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब हम जो है वो एनिहिलेटर ऑपरेटर इस पर अप्लाई करना है। इसमें सिंपली आप क्या करेंगे, देखिए अगर हम जो है वो इसका डेरिवेटिव ले, यानी डेरिवेटिव में वैसे ही जस्ट डी राइट कर लेती हूँ। साइन एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है कि कोस एक्स होता है। ये थोड़ा आपके जो है वो ऑप्शंस पे भी डिपेंड करता है कि वो किस लिहाज से दिए गए हैं, ठीक है। आपने उनको भी थोड़ा माइंड में रखते हुए सॉल्व करना है। जिस तरह आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस जो दिए गए हैं डी क्यू प्लस 1, डी स्केयर माइनस 1 और डी स्केयर प्लस 1, ठीक है। यानी आप जो है पहले ऑप्शन को ट्राई करें, क्या वाकई में इसके 3 बार डेरिवेटिव्स और 1 बार प्लस 1 करने से इसका ख़त्म होता है या नहीं होता।
चलिए सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं, उसके बाद ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। देखिए हमारे पास जो है वो डी इसका साइन एक्स का डेरिवेटिव लिया है तो कोस एक्स आ गया। अब इसका कोस एक्स का मैं फर्दर डेरिवेटिव लूँगी, यानी डी स्क्वायर। अब जो है मैंने डी स्क्वायर का अगर डेरिवेटिव मैं लूँ तो इसके पास आप देख सकते हैं कि कोस एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास आता है माइनस साइन एक्स, ऐसा ही है। अब देखिए अब माइनस साइन एक्स आ गया। अब इसमें अगर मैं प्लस फिर साइन एक्स कर दूँ, क्या ये ख़त्म हो सकता है? देखिए ये अब कैंसिल हो सकता है ना, माइनस का और ये प्लस का, तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है। इसका एग्जैक्ट आंसर है डी स्क्वायर प्लस 1। अब स्टूडेंट्स 1 का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि हमने जो है वो 2 बार डेरिवेटिव लेने के बाद इसमें 1 ऐड कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसका 2 बार तो डेरिवेटिव लिया है, लेकिन इसमें 1 की जगह आपने वही ऐड करना है नंबर जो कि यहाँ पे हमारे पास हो, फंक्शन यहाँ पे हो। ठीक है, कोई नंबर भी हो सकते हैं, कोई फंक्शन भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे फंक्शन था, इसलिए आपने 1 टाइम फंक्शन को ही ऐड करना है। ठीक है, मैं दूसरा भी आपको बता देती हूँ, जो अदर ऑप्शंस वहाँ पे दिए गए हैं वो हमारे पास क्यों नहीं है। यहाँ पे हमारे पास डी स्क्वायर है, अगर आप डी स्क्वायर यानी 2 बार इसका लेते हैं डेरिवेटिव तो आपके पास माइनस साइन एक्स आता है। ये फंक्शन ख़त्म नहीं होता। अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट होता तो उसका हम डेरिवेटिव लेते, हमारे पास डायरेक्ट आंसर 0 आ जाना था जो कि वहीं पे ख़त्म हो जाना था, तो उसका हमने जस्ट एक बार डी लिख सकते थे। लेकिन ये हमारे पास एक फंक्शन है, इसको सोल्व आपको बाकायदा करना पड़ेगा। ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। अगर आप इसका 2 बार डेरिवेटिव लेते हैं तो माइनस साइन एक्स। अब इसमें अगर कोई भी आप ऐड करते हैं, जिस तरह यहाँ पे जो है -1 किया गया है, यानी माइनस आपने अगर फिर साइन एक्स लगाते हैं, माइनस साइन एक्स तो वो -2 साइन एक्स बन जाता, फिर भी ये ख़त्म नहीं होता। तो ये इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आई होप इसकी आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। वीडियो हमारी थोड़ी सी लेंथी हो रही है तो लेकिन आपने जो है भाग नहीं जाना, कोशिश करनी है सारे देखने की। देखिए हमारे पास ये फंक्शन ऑपरेटर, इसमें आप देख सकते हैं कि इनहेलेटर ऑपरेटर ही दिया गया है, लेकिन इसमें हमारे पास कांस्टेंट भी है, कांस्टेंट और वेरिएबल है। ठीक है, तो ये किसी भी सूरत में हो सकते हैं। आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे सकते हैं, आपको कोई भी कांस्टेंट दे सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 4x - 5 है, तो इसको भी हम सोल्व करते हैं जल्दी से। g ऑफ x 4x - 5। देखिए अगर हम जो है इसका डेरिवेटिव लेंगे, अब डेरिवेशन तो सबको लेनी आती है। देखिए 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो हमारे पास 4 ही आ जाएगा। इस तरह -5 का डेरिवेटिव हमारे पास 0 आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है और इसका कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। अब इसका अगर हम d2 लें तो आप देख सकते हैं ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेंगे और 0 आ जाएगा, तो इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे पास d2 बनता है। तो यहाँ पे आप देखें आपके पास ऑप्शन में d2 मौजूद है, आपके पास इसमें आपका ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसी तरह ये आपने याद रखना है। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी टू द फैमिली ऑफ द कर्व y = cx जो है वो इक्वल होती है y/x के। ये ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, तो इसमें हम देखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इसका डी ऑप्शन है। जल्दी से वीडियो को जो है हमारी लेंथी हो रही है। इसी तरह स्टूडेंट्स ये आपने जो है वो इसका देखना है कि कौन सा इनहेलेटर ऑपरेटर है, इसको मैं वैसे आपको बता देती हूँ। देखिए फर्स्ट टाइम आप इसका अगर डेरिवेटिव लें तो आपके पास जो है वो 12x - 3x आ जाएगा। ऐसे ही क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट है, एक बार ये भी कर ही देते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। 1 + 6x² - 7x³। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। आप यहाँ पे डी वाई खुद ही राइट कर लीजिएगा। यहाँ पे अगर हम डेरिवेटिव ले 1 का, हमारे पास कांस्टेंट है 0 आ जाएगा, 6 सेम एज आ जाएगा और हमारे पास यहाँ पे इसका जो है वो x² का 2x डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है,
-7। अब x3 का डेरिवेटिव हमारे पास यहाँ पे 3x² आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पावर रूल अप्लाई होगा। ये तो आप जो है वो जानते हैं, पावर रूल होता है n(x) n-1 के इक्वल होता है आपके पास, ठीक है। तो ये सारी जो है वो पुरानी बातें हैं। हम इसको सोल्व करते हैं। 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया है 12x, माइनस 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21x का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको भी हमने एक बार डेरिवेटिव अप्लाई किया, ऐसे ही है। अगर हमने इस पर दोबारा, क्योंकि हमारे पास एनिहिलेटर ऑपरेटर मैंने आपको बताया था कि ख़त्म करना है, इसका मतलब अब अगर इस पर दोबारा हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 12 है x, तो 12 सेम एज आ जाएगा और x का डेरिवेटिव हमारे पास 1 होता है, तो 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम वही रहेगा। अब यहाँ पे हमारे पास है 21x का स्क्वायर, 21 है और x का स्क्वायर है, तो यानी 21 सेम, यहाँ पे आपके पास 2x। अब 21 को 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो 41 आ जाएगा, ऐसे ही है। यानी 41 और x जो है इसका डेरिवेटिव 1 होता है, ऐसे ही है। अब देखिए हमारे पास अगर हम इस पर दोबारा डेरिवेशन अप्लाई करते हैं, ये आपने d1 अप्लाई की थी और यहाँ पे अगर आप d2 अप्लाई करते हैं तो d2 अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कांस्टेंट टर्म्स है 0 आ जाएंगी, ठीक है। तो आपके पास इसका एग्जैक्ट आंसर d2 बनता है। सॉरी, इसको हम अगेन देखते हैं। आपके पास ये फंक्शन गिवन है, आपने इसका एक बार डेरिवेटिव लिया है, यहाँ पे आपने d1 लिया था, d2 है, d3, इसका आप देख लीजिएगा 3 डेरिवेटिव्स लेने से इसका आंसर 0 आता है, ये 4 डेरिवेटिव लेने से, ठीक है। आप थोड़ा सा खुद सॉल्व कीजिएगा, मैं थोड़ा सा जल्दी करवा रही हूँ। नेक्स्ट देखते हैं। आई होप आपको एनिहिलेटर की समझ आ गई होगी कि किस तरह हमने करना है। ये वाली भी जो है वो याद करने वाली, इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो रोन्सकियन कॉन्सेप्ट है, ये मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह हमने किया था। और ये एम्पलीट्यूड वाला भी अगेन रिपीट हो रहा है, ये सारे रिपीट हो रहे हैं। स्टूडेंट ये सारे रिपीट हो रहे हैं, मुझे लगता है कि सारे कंप्लीट हो गए हैं जो कि आपके इसमें कॉन्सेप्ट थे। वही सारे कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, वही सारी चीज़ें हैं, जस्ट आपको समझ होनी चाहिए। यहाँ पे जो है वो एम्पलीट्यूड 7 इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था ए एक्स, यानी ए हमारे पास जो है ए साइन होता है, हमारे पास जो इक्वेशन है जिसको हमने इक्वल रखना होता है, और ये हमारे पास जो है वो 7 एम्पलीट्यूड आएगा, ठीक है। तो आपको अगर समझ आएगी तो वो क्वेश्चन जिस तरह मर्जी घुमा फिरा के दें, आपको जो है वो करना आसान रहेगा। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने आपको बताया था ऑर्डर और डिग्री में डिफरेंस ये होता है कि ऑर्डर हमारे पास डिपेंड करता है कितने डेरिवेटिव है। यहाँ पे हमारे पास डेरिवेटिव जो है वो एक ही है। अगर सेकंड डेरिवेशन ऑर्डर होता तो हमने कहना था कि 2 है इसका ऑर्डर। ये 1/3 इसकी जो है वो पावर है, पावर हमेशा डिग्री को रिप्रेजेंट करती है। अब डेरिवेटिव एक ही है du/dt, अगर ये d² u/dt² होता तो हम कहते कि ये हमारे पास जो है इसका सेकंड डेरिवेटिव है, लेकिन अब देखिए 1 है तो हमारे पास ये फर्स्ट डेरिवेटिव होगा, इसका ऑर्डर 1 होगा। बाकी इसका जो है वो 10x का आपको पता है कि आप जो है वो इंटीग्रेट करें तो नेचुरल लॉग कोसेकेंट x आ जाता है, ये आप पिछली क्लासेस से करते आए हैं। ये वाली इक्वेशन जो है वो मैंने जब आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन स्टडी करवाई थी तब मैंने आपको बताया था कि पार्शियल m/पार्शियल y इज इक्वल टू पार्शियल n/पार्शियल x, यानी आप जो है वो m की डेरिवेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y और n की डेरिवेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। ये एक जनरल इक्वेशन है, इसको अच्छे से रट्टा मार लें। एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए भी यही चीज़ यूज़ होती है। बाकी ये सारे रिपीटेड ही हैं जो कि मैंने आपको करवा दिए हैं।
ये इसका है इंटीग्रेटेड फैक्टर, ठीक है। ये इंटीग्रेटेड फैक्टर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ये थोड़ा सा जो है मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, बाकी आपने सोल्व खुद करना है क्योंकि हमारी वीडियो लेंथी हो रही है और आप लोग जो है वो पूरी नहीं देखेंगे, तो इस वजह से जो है मैं इसको थोड़ा सा बता देती हूँ कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने किस तरह फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स, आपके पास जो भी इक्वेशन होगी आपने सबसे पहले देखना है कि ये इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म में है या नहीं। वो फॉर्म होती है dy/dx प्लस pxy प्लस qx, ठीक, इज इक्वल टू qx। देखिए यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा मैं राइट ही कर देती हूँ। देखिए हमारे पास जो है, अगर आपको कहा जाए कि आपने किसी भी इक्वेशन का फाइंड आउट करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो आपने इसमें जो है आपके पास एक इक्वेशन है dy/dx pxy इज इक्वल टू qx। अब आपने कंपेयर करना है कि यही इक्वेशन जो है वो आपको गिवन इक्वेशन है, ये इसके इक्वल है, ठीक है। dy/dt माइनस 1/t, यहाँ पे प्लस होना चाहिए, तो 1/t यानी ये आपके पास p ऑफ x है और ये आपके पास q ऑफ x है। इसका अगर इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड आउट करना हो तो उसका हमारे पास फार्मूला होता है e इंटीग्रेट, यहाँ पे सपोज किया कि हमारे पास जो है वो 3y है, अब 1/t है हमारे पास गिवन क्वेश्चन में, ठीक है। 3 इंटीग्रेट 1/t, तो आपने जो है इसको इंटीग्रेट करना है e की पावर में, ठीक है, एक्सपोनेंशियल की पावर में। तो ये आप खुद सॉल्व कीजिएगा। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव सेम एज आता है, जो उसकी पावर में दिया जाता है उसका हम डेरिवेटिव लेते हैं। इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। बाकी फार्मूला मैंने बता दिया है, लेकिन यहाँ पे जस्ट उन्होंने कहा था इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने बताना है, तो वो 1/t होता है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे अगर y की पावर में कोई भी होगा तो वो हमारे पास बर्नौली इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये इक्वेशन ली गई है तो आपने कहना है इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन को बर्नौली इक्वेशन कहते हैं, y की पावर में होना चाहिए। अब y की पावर हमारे पास जो है वही इज इक्वल टू y1 माइनस x होती है, ठीक है। टू ऑर्डर दी चेंज इन बर्नौली इक्वेशन, क्योंकि ये y की पावर सॉरी n होता है ना, तो ये n है 1 माइनस n होगा, ना कि n माइनस 1। तो इसको भी आप अच्छे से याद कर ले। स्टूडेंट्स, आपके ये वीडियो देखने के बाद 7 to 8 लेक्चर्स कवर हो जाएंगे, जिसका ये जो है वो निचोड़ यहाँ पे दिया गया है। देखिए, टू कन्वर्ट द नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन into a separable form e1 over e2 is equal to b1 over b2, then we use the substitutions। हम कौन सा सब्सटीट्यूशन यूज़ करेंगे अगर हमारे पास सेपरेबल फॉर्म में ये दोनों इक्वल होंगे। स्टूडेंट्स, अगर ये इक्वल होंगे तो हम यूज़ करेंगे z इज इक्वल टू a1x प्लस b1 पाई। अगर ये इक्वल नहीं होंगे तो आप यूज़ करेंगे x इज इक्वल टू एक्स प्लस एच, वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एच, ठीक है। और ये वाला फोर्थ वाला तो हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो अगर यहाँ पे आता है नॉट इक्वल, तो ये दोनों जो है फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों एक ही जो है वो आपको ऑप्शन में दिए जाएंगे। ये आपने बात याद रखनी है कि अगर इक्वल होंगे नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो हमारे पास ये इसका ये वाला सब्स्टिट्यूट यूज़ होगा। ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इसी तरह ये वाला हम पहले कर चुके हैं, ए ग्रेटर देन और लेस देन का मैंने आपको कंसेप्ट बताया था। स्टूडेंट्स, ये सेम वही फिर रिपीट हो रहे हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।